नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। श्री बंसीलाल जी की 18वीं पुण्यतिथि थी। 18वीं पुण्यतिथि के ऊपर हम विशेष तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं, उन्हें याद करने के लिए बैठे हैं। आज हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए राम प्रताप शर्मा जी श्री बंसीलाल जी के ओएसडी भी रहे हैं और काफी समय तक उनके साथ काम भी उन्होंने किया है। साथ ही अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल जी ने अपने समय पर जो काम किए थे, मुख्यमंत्री जब वो थे, अगर कोई अधिकारी उनके कार्य को नहीं मानता था या यूं कहें कि उनसे झूठ बोल देता था, तो फिर वो किस तरह की सजा जो है उनको देते थे? आप तो हमेशा उनके साथ रहे हैं, चौधरी बंसीलाल जी के साथ ओएसडी आप रहे हैं। क्या क्या आपने देखा कि अधिकारी अगर कोई झूठ बोलता था तो किस प्रकार से वो काम करते? तो बंसीलाल जी का स्वभाव सख्त तबीयत के आदमी थे और प्रशासन को उनका विश्वास था कि थोड़ी कठोरता से ही चलाया जा सकता है। और इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई अफसर उनके काम की अवहेलना करता था या अपने तय सीमा में वो काम नहीं होता था, तो वो अफसर को एक सभ्य भाषा में उसको कहते थे, भाई तेरे बस का कौन नहीं भाई यो काम, तेरे बस का नहीं है यो काम, मैं किसी और को लगाना पड़ेगा तेरे काम पे। वो खुद ही कहता था, नहीं सर आप मुझे 2 दिन का टाइम और दे दो, 3 दिन का। चलो लास्ट तेरे को 3 दिन की टाइम दी, इसमें हो जाना चाहिए। और भाई नहीं होगा ना तो भाई अपने गुदड़े जो है ना ठा लिए तने फिर कितने और नौकरी करिए, मतलब इस शहर में नहीं करेगा काम। तो रेलवे मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जैसे खुद वो इंस्पेक्शन करते थे, वहाँ रेल भवन का भी अधिकारी थोड़ा टाइट पोजीशन में रहते थे। तो क्या ऐसा कोई एपिसोड आपके दिमाग जहन में रहा हो? ऐसा सर, मैं छोटी सी घटना है, मेरी प्रेजेंस की बात बता रहा हूँ। उनके पीएससीएम थे श्री केएल शर्मा जी, मैं ओएसडी था, मेरा कमरा बराबर में था। केएल शर्मा जी रेल मंत्री के आमने सामने बैठते थे, मैं शर्मा जी के कमरे में ही बैठा था। तो चौधरी बंसीलाल जी का बजट में फ़ोन आया कि मेंबर ट्रैफिक को कोई मैसेज देना था कि ये दे दो, जैसे कोई कोच किसी को अलॉट करना था या कुछ था। तो पीएस रेलवे मंत्री ने अपने इंटरकॉम पे मेंबर ट्रैफिक का इंटरकॉम डायल किया और वहाँ मेंबर ट्रैफिक के पीए ने उठाया और कहा कि साहब तो कमरे में नहीं है। तो वो मुझसे शर्मा जी ने कहा कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जिस तरीके से ना किया ना कि मेंबर साहब नहीं है कमरे में, इसकी जुबान थोड़ी दबी हुई थी, मुझे लगता है वो मेंबर जो है ना कमरे में बैठा है। तो उन्होंने अपने पीएन को बुलाया, बोले तो फटाफट उस मेंबर ट्रैफिक के कमरे में जाके देखो कमरे में है या नहीं है। वो 2 ही मिनट में वापस आ गया, बोले सर वो तो कमरे में बैठे हैं। मैं और वो पीएस रेल मंत्री, हम रेल मंत्री के दफ्तर में गए और उनको घटना बताई कि जी वो अफसर बैठा है लेकिन हमारा टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहा। तो चौधरी बंसीलाल जी ने उस बात को इग्नोर नहीं किया, बल्कि अपनी कुर्सी से उठ के बोले चलो उसके कमरे में चलते हैं। और हम जीने से सीधे उसके कमरे में, और वो भी हक्का बक्का रह गया देख के कि रेल मंत्री मेरे कमरे में आ गया। और उसको ये पता था कि तू झूठ बोल चुका है कि मैं कमरे में नहीं हूँ। तो बेचारा एक तरफ हो गया, अपनी कुर्सी छोड़ के मंत्री जी को कहा जी आप इस पर बैठ जाओ। बोला नहीं मैं बैठने थोड़ी आया हूँ। और वो फिर अपनी कुर्सी पे बैठने लगा, आप बैठो सर बैठो। बोले आप तू इस कुर्सी पे नहीं बैठेगा। उन्होंने वहीं चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बुलाया और उसको कहा कि भाई देख इसने ये गुस्ताखी की है, मेरे पीएस के फ़ोन को इग्नोर किया है इसने। मैं इस बात को इस तरह से लेता हूँ कि इसने रेल मंत्री के फ़ोन को इग्नोर किया है। तो मैं चेयरमैन को कहा कि इसको अभी किसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसकी पोस्टिंग कर दो, अब रेल भवन दिल्ली में काम नहीं करेगा ये। तो ये एक उनका, उससे सारे रेलवे बोर्ड में एक मैसेज चला गया कि भैया फिर किसी की आगे से भी किसी की हिम्मत ना हो
कि रेलवे मंत्री के हुक्म है, उसके स्टाफ का फ़ोन आए तो उसको कोई इग्नोर कर। जब बंसीलाल का जो आम वर्कर था, या जैसे परिवार के लोग थे या वर्कर थे, आप लोग भी थे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार रहता था? बहुत प्रिय स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मान लो उनके घरों में कोई ब्याह शादी होती थी, कोई गम खुशी होती थी, तो उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते थे। और कभी ये शो नहीं करते थे कि ये मेरे स्टाफ का आदमी है या मेरा सबॉर्डिनेट है। एक मानवीय पहलू उनमें अव्वल दर्जे का, बहुत ज़्यादा मानवीय पहलू। जैसे आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्कर के लिए नेता के पास पहुंचना, अपने मंत्री या मुख्यमंत्री तक, तो बंसीलाल जी तक क्या वर्कर पहुंच पाता था? बंसीलाल जी के पास ये नहीं था कि चाहे जब आप चले जाओ, लेकिन एक्सेस थी लोगों की। भाई सुबह बंसीलाल जी 10 बजे निकलेंगे तो आप जितने लोग आते थे सबसे मिलते थे। वो ऐसे लाइन लगवा लेते थे, एक एक के पास खड़े होकर के जा कर के मिलते थे और एक एक का कागज़ लेते थे। और उनके स्टाफ का जो भी आदमी होता था और अपने जवान से कह देते इसको कर देना, इसको पेंडिंग रख लेना, इसको। और वो जो कागज़ का बंडल बनता था उसकी कंप्लायंस होती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके कंप्लायंस ना। जो जो साहब की कार्यप्रणाली में और दूसरों की कार्यप्रणाली में आपको कितना एक अंतर दिखाई देता है, और क्या अंतर है? मैं बताऊं जी, मैं सारे मुख्यमंत्रियों का बहुत कदर करता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ। सारे चीफ मिनिस्टर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हैसियत से सबने अपना अपना योगदान देश के विकास में, प्रदेश के विकास में दिया है। लेकिन बंसीलाल जी वॉज ए डिफरेंट चीफ मिनिस्टर। जैसे सारे, मैंने बहुत से चीफ मिनिस्टरों को देखा है कि उनका स्टाफ या उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके जो मौखिक आदेश होते थे उनको बहुत लाइटली लेते थे। कर देंगे यार, कर देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। बंसीलाल जी एज ए चीफ मिनिस्टर ये मौका किसी को नहीं दिया कि उनके मौखिक या लिखित आदेश को कोई आदमी लाइटली ले। उनके आपने परिवार के भी बहुत नजदीक रहे हो, तीसरी चौथी पीढ़ी तक को भी आप जानते हो। बंसीलाल जी का परिवार में सबसे ज्यादा अटैचमेंट लेवल किसके साथ? सुरेंद्र सिंह के साथ, अपने बेटे के साथ, सुरेंद्र सिंह के साथ। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि बंसीलाल जी की तो जैसे जादूगर की जान तोते में होती है ना, जैसे बंसीलाल जी की जान सुरेंद्र सिंह में होती है। वैसे इसका क्या कारण लगता था आपको इतना ज्यादा विश्वास? सुरेंद्र सिंह का समर्पण, सुरेंद्र सिंह की मेहनत, सुरेंद्र सिंह की राजनीतिक सूझबूझ। बंसीलाल जी जितना सिंह जैसे बंसीलाल जी, मैंने सुरेंद्र को कई बार देखा साहब, जैसे रात के 7:30 बज गए, 7:45 बज गए, मान लो हम कहीं कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, तो सुरेंद्र कहता है यार मेरे बाबूजी का फ़ोन आने वाला है, अब आप घर चलो भाई। मैं घर पे नहीं हूँगा तो मेरे बाबूजी ने सोचेंगे ना सुरेंद्र इस टाइम कहाँ घूम रहा है। मैंने देखा सुरेंद्र दिन छिपने के बाद अक्सर अपने घर जाता था, अपने टेलीफोन पे बैठ जाता था कि मेरे फादर का फ़ोन आएगा। बाप बेटे में बहुत प्यार बहुत था, लेकिन बेटे में भी इतना था कि बाप का इतना कदर करता था वो कि दूर बैठा भी उनकी तौहीन करने में कोई मौका नहीं देता था कि यार बाबूजी का फ़ोन आएगा, सुबह कर ले, रात को कर लेंगे ना, बाबूजी का फ़ोन आएगा, घर चलो भाई। उनके जो एमएलए थे, उनके जो मंत्री थे, उनके साथ वो किस प्रकार से काम करते थे? हालांकि वो भी जो है मंत्री भी उनके पास काम लेकर के आते होंगे, एमएलए भी उनके पास काम लेकर के आते होंगे, उनका कैसा उनके साथ जो है काम रहता था? देखो जी, उन्होंने जितने कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, जितने उनके एमएलए थे, उन्होंने एक दिमाग बना रखा था कि भाई ए आदमी है, भाई ये बड़ा बढ़िया आदमी है। स्टाफ के आदमी को भी कह के रखते थे भाई ये ए आए तो इसकी काम कर दिया करो, बी आए तो भाई मेरे से पूछ लिया करो, सी आए तो अवॉइड कर दिया करो। मतलब कैटेगरियां बना रखी थी बिल्कुल बना रखी थी। मतलब मेरे से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई उनको पता था ये आदमी कॉम्पिटेंट है, ईमानदार है, तो उनके काम फटाफट कर दिया करो। और जो राजनीतिक विरोधी थे ना चौधरी बंसीलाल जी के, बहुत उस टाइम
बंसीलाल जी भी बड़े कठोर प्रशासक थे, कठोर राजनीतिज्ञ भी थे। उस टाइम लोग रोज़ पब्लिक स्पीच में ये कहा करते थे कि भाई बंसीलाल तो अब 15 दिन का रह गया, ये बंसीलाल 6 महीने का रह गया, ये 1 महीने का रह गया। अक्सर बंसीलाल जी उनके इन आरोपों का जवाब अपने पॉलिटिकल शैली में, अपनी पब्लिक स्पीचों में, अपनी मीटिंगों में कहा करते थे, भाई मैं गोलागढ़ का जाट हूँ रे, मैं तो भाई ऊँट की पूछ पकड़ लूँ ना तो उसने कौन छोड़ू, या तो मेरे सरकार की पूछ हाथ मारी है मैं आई थी जल्दी कौन छोड़ू मैं। और मैंने भाई खेत में भी काम कर रखा है, मैंने वो सारी भाषा बोलते थे, मैंने भाई कटाई भी कर रखी है, बुआई भी कर रखी है, मैंने तो भाई खूब सर्दी गर्मी पूरी देख रखी है गांव देहात की। तो भाई राजनीतिक जो नेता है ना, इनका मैंने इनकी बातों का कोई डर कौन लाता है, जाऊंगा तो अपनी किस्मत तो जाऊंगा, इनका भगाना तो कौन भागू मैं। पानी की भी बात आती है और बिजली की भी बात आती है। हरियाणा के अंदर पानी हर खेत तक पहुंचे ऐसी योजना जो है बंसीलाल जी लेकर के आए थे। हर गांव के अंदर सड़कों का जाल हो, हर गांव के अंदर बिजली हो, इस तरह की व्यवस्था जो है उन्होंने की थी। ये भी नहरों का सिलसिला शुरू हुआ ना, मुझे भिवानी जिले का पता है कि हम भी यहीं रहते थे। अक्सर वो इरिगेशन के अफसरों को आमतौर पर बुलाते रहते थे यहाँ। और यहाँ भिवानी में एक हमारा ऐसा जिला था, पंजाब और हरियाणा मिला के देखा था, तो हम बहुत बैकवर्ड जिले में थे और यहाँ पानी का बहुत संकट था। बंसीलाल जी ने वो संकट देखा था, तो उनको एक लगन थी कि लोगों को इतनी तकलीफ पानी की है तो इस पानी की तकलीफ दूर होनी चाहिए। तो वो अफसर कहते थे सर यहाँ तो नहरें पानी कैसे आएगा, नहीं आ सकता, ये कमी वो कमी, इतना पैसा चाहिए, सुनते थे वो। और उनको ये भी लगता था कि जो अफसर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फंड्स की तो बहुत कमी थी। और टिब्बे थे यहाँ हमारे ज़िले में ख़ास तौर पे, यहाँ लिफ्ट इरिगेशन की वो प्रस्ताव देते थे अफसर, जैसे लिफ्ट इरिगेशन हो तो पानी की नहरें बन सकती हैं। इजराइल के पैटर्न की वो बात करते थे कि जी इजराइल में रेगिस्तानी इलाकों में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है, वहाँ का किसान पानी की सुविधा ले रहा है। तो बोले अभी अफसरों को बोला अभी तुम इजराइल का विजिट करके आओ, राउंड मार के आओ, मुझे बताओ। और फिर उन्होंने भाई साहब देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्रीय सरकार से अपना प्रभाव से फंड्स का इंतज़ाम किया और यहाँ अफसरों को रात और दिन मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन दिया कि मेरी ये इच्छा है, मेरा साथ दो, और आप भी पब्लिक सर्वेंट हो, मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, लोगों की भलाई के लिए भाई दिन और रात काम करेंगे, मैं भी करूँगा आप भी करो। और आज ये नतीजा है कि हरियाणा में और ख़ासतौर पर भिवानी ज़िले में ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी और यहाँ का किसान बहुत खुशहाल हुआ। एक जमाना था सर जब ऐसी स्थिति आ गई थी जब कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास फंड्स नहीं थे, पैसा नहीं था, उसको किस तरह से उन्होंने संभाला था पूरे हरियाणा को उस समय, कैसे कर्मचारियों के? जब वो बिल्कुल वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक बहुत बड़ा संकट था, आर्थिक संकट था हरियाणा में। और जो उनके राजनीतिक विरोधी थे वो कहा करते थे कि बंसीलाल की सरकार कितने दिन चला पाएगा, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए तो है नहीं। तो बंसीलाल जी क्या करते, भाई तुम किन में कहते रहो, तनख्वाह तो मैं तनख्वाह भी दूंगा और सरकार भी चलाऊंगा। और फिर उन्होंने केंद्रीय सरकार का सहारा लिया और केंद्रीय सरकार से और अपनी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से केंद्रीय नेताओं को प्रभावित करके केंद्रीय सरकार से फंड्स रिलीज करवा के उनसे कर्जा लेके और हरियाणा सरकार की तनख्वाह भी दी और विकास के काम भी करवाए। बिल्कुल, चौधरी बंसीलाल जी को इसीलिए विकास पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विकास की कोई कोर कसर जो है वो पूरे हरियाणा में नहीं छोड़ी। जब जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब तक उन्होंने ऐसा कार्य किया कि हरियाणा के लोगों ने उसे सलाम किया। आज हम लोग जो है उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे थे, उन्हें हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है उनकी बातों को याद करके, उनके किए गए कार्यों को याद करके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। इंडिपेंडेंट